हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमंत क्लासेस। हम लोग अभी सेकंड पार्ट में आ चुके हैं ग्रेविटेशन सीरीज़ के। लास्ट टाइम वी डिड ग्रेविटेशन द फर्स्ट पार्ट। नाउ विल बी डूइंग yes, so now we'll be doing the second part, that is circular motion and centripetal force. So let's begin. बिफोर दैट न्यूटन्स लॉ के बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, फिर उसके आगे केप्लर्स थर्ड पार्ट में बहुत बड़े रोल प्ले करने वाला है। सो येस, इट इज़ डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस, लाइक क्लास 9 में हो चुका है, बट स्टिल वी हैव टू रिकॉल ऑल द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो जस्ट अ रिकैप फॉर यू, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहला लॉ जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आता है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है इसको। ये इनर्शिया वर्ड हमारे टेक्स्ट बुक्स में यूज़ नहीं किया है, हालांकि लॉ ऑफ इनर्शिया कहीं भी बोला नहीं गया, बट दिस इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द लॉ विच वी यूज़, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो कॉल्ड इज। देन द सेकेंड इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड वन इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शंस। सो वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड इज लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टेटमेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यस, राइट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर वो किसी मोशन में है कंसिस्टेंटली एक लाइन में जो परफॉर्म करते जा रहा है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट कोई बॉल को हमने छोड़ दिया है और वो बॉल अनटिल एंड अनलेस हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा, करेक्ट। तो यूनिफॉर्म वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है दैट इट इज़ गोइंग विद अ कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट पेस। ओके, सो वापस एक बार रिकैप करता हूँ मैं। एवरी बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस it is acted upon by an external unbalanced force. Let's see the simple explanation for it. Object move नहीं कर रहा है, ठीक है। Object that is not moving will not move of course. जो object move नहीं कर रहा है वो move नहीं करेगा until एक external force उस पर act करेगा, ठीक है। जो move नहीं कर रहा है वो नहीं move करेगा। Second is, an object that is in motion will not change velocity until a force acts upon it, correct। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, which is already in motion, तो वो किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, किसी स्पीड से जा रहा होगा, करेक्ट। मोशन में है मतलब स्पीड तो हो गई फॉर श्योर। सो वो अपने आप तो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा तब या फिर अपने कोर्स ऑफ डायरेक्शन को चेंज तभी करेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तभी। ओके, सो सिंपल एक्सप्लेनेशन में दो कंक्लूजन्स हैं। पहला, स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में कि कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑलरेडी इन मोशन है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जिस पेस से वो आगे बढ़ रहा है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट रुकेगा भी नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस करेक्ट। So this is the first law of motion. Every object continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted by an external unbalanced force. ठीक है, तो हम लोग अब सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of force. तो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हम लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाहते हैं। सिंपल से, ये
जो लॉ है सेकेंड लॉ वो तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, रिलेशन ये है कि फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है. ओके, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास. करेक्ट. Rate of change of momentum directly proportional to applied force and takes place in direction of the force. Once again, rate of change of momentum directly proportional to applied force and takes place in the direction of force. अब मैं keywords को ही बोल रहा हूँ सिर्फ. Keywords will always help you remember the आंसर्स वेरी ईजीली. ओके, सो जब हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा ही पढ़ना चाहिए, बट याद रखने के लिए हमें सब कीवर्ड्स पे ध्यान देना. और यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो ये तीन चीज़ के बारे में यहाँ पे रिलेशन हमें मिल रहा है. ओके, दैट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो लेट्स गो फॉर द थर्ड लॉ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत लंबा चल सकता है. And we have decided already to keep the lesson as short as possible. So Newton's third law of motion, also called as law of reciprocal actions. Third law of motion का नाम है law of reciprocal actions. देखते हैं क्यों क्या. To every action there is always instantaneous, equal and opposite reaction. सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए कोई और ज़रूरत नहीं है, डायग्राम को देख लो कि कोई भी हम एक्शन करें तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन देखने को मिल जाएगा. हम लोग ने बलून देखा है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा. करेक्ट. तो बलून में ऑलरेडी एयर फिल्ड है. अब वो बलून के एक एंड से उस एयर को हम लोग ने अगर पुश आउट कर दिया, एयर इज पुश्ड आउट द बैक ऑफ द बलून. ठीक है, तो एयर इज पुश्ड आउट from the back of the balloon. So what happens is this air coming out is an action, and because of that action there is a reaction created. And what is that? Balloon is pushed forward. Balloon क्या कर रहा है? इस बैक साइड में जो एयर इजेक्ट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे थ्रस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बलून आगे की तरफ फॉरवर्ड बढ़ रहा है. तो देख रहे हो, एक एक्शन है तो हमें एक रिएक्शन भी देखने को मिलेगा. तो ये सिंपल सा थर्ड लॉ कहता है न्यूटन्स का. ठीक है. So to every action there is always instantaneous, equal and opposite reaction. Okay, so we have covered all the laws of motion, which was derived by Newton. Now finally, if you like the video, do share the video, subscribe the channel for coming updates.